क्या आप अपने बिजनेस को एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं? तो अब ये मुमकिन है। अब आप हमारे इस MRQ प्रोडक्शन के हर प्रोग्राम और स्पेशली पॉडकास्ट पर अपना एड चला सकते हैं, चाहे वो फुल स्क्रीन एड हो, एल शेप, स्क्रोल या बैनर एड। हम आपके बिजनेस को वैसा ही हाईलाइट करेंगे जैसा आप चाहते हैं। अभी अपनी स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर हमसे राब्ता करें और आज ही अपने ब्रांड की रीच बढ़ाएं। हज, उम्राह या जियारत का इरादा है? अल फलाह गोवा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ करिए मुकद्दस सफर पूरे इंडिया से। बगदाद, करबला हो या मस्जिद अल अक्सा, हम देते हैं बेहतरीन पैकेजेस। मदीना शरीफ में निकाह पैकेजेस और उम्रा ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। एक्सपीरियंस रहबर और बेहतरीन किट के साथ आज ही अपनी स्लॉट बुक करें। जल्दी राब्ता करें। हम्द, नात, मनक़बत, दुआ वगैरह हाई क्वालिटी ऑडियो और 4K क्वालिटी वीडियो स्टूडियो एल्बम रिकॉर्ड करवाने के लिए अभी महमूद RQ प्रोडक्शन से राब्ता करें। या हबीबल्लाह, सल्ले अला 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 सल्ले अला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज मैं एक और एपिसोड लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। आज के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो आज हाजिर भी हैं और हमारे अच्छे फ्रेंड हैं और लाइक एक स्ट्रॉन्ग लिंक है हम लोगों का। ऐसे होस्ट हैं कि लोग इनसे जो है इंस्पायर भी होते हैं और लाइक इनकी कॉपी भी करते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक अंदाज़ है और एक स्टाइल है उनका अपना, और स्पेशली प्रोनाउंसिएशन के हवाले से मीन्स एकदम स्ट्रॉन्ग है और अच्छे से प्रेजेंट भी करते हैं। और इंडिया में स्पेशली जो भी खानकाहें हैं उनसे भी स्ट्रॉन्ग लिंक है और प्रोग्राम्स के भी हवाले से मीन्स अक्सर खानकाहों में भी वो जाते हैं। तो आज के हमारे ख़ास मेहमान आली जनाब हरदिल अज़ीज़ ज़ीशान बरकाती साहब। तो भाई उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही होगी। बहुत शुक्रिया द MRQ प्रोडक्शन का, और इस टॉक शो में आपने मुझे इनवाइट किया, इस लायक समझा। रहा आपका पहला सवाल कि ज़िंदगी कैसी चल रही है, तो याद रखें जिस ज़िंदगी को अहले बैत की सनाखानी का शर्फ हासिल हो, जिस ज़िंदगी की पहचान ये हो कि उसे हुजूर की शान बयान करने के लिए पहचाना जाता हो, तो वो ज़िंदगी बादशाहों की ज़िंदगी से भी अच्छी कहलाती है। क्या कहने ज़ीशान भाई? तो मैं कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी बादशाहों की ज़िंदगी से भी बहुत अच्छी है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह भाई। अच्छा, अभी तो आपसे बातें तो होनी ही है। मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो हमदे बारी ताला से हो, तो फिर आप हमारे ऑडियंस के भी लिए जो है मतलब कुछ हमद के अशार जो है पेश करें। बहुत शुक्रिया, मैं भी तैयार हूँ आपके इन तमाम तर सवालों का जवाब देने के लिए। मज़ा आएगा। ये एक अलग नौइयत का शो है, ये एक अलग नौइयत का पॉडकास्ट है। कोशिश करूँगा कि नेचुरल अनफिल्टर्ड जवाब दूँ ताकि मज़ा आए। और रहा आपकी फरमाइश कि हमद से आगाज़ करूँ, तो मुझे बहुत पसंद है। मैं जलसों में अक्सर इन अशार को पढ़ता हूँ, मैं आपके नाजरीन के लिए पेश करता हूँ। और अपने इस टॉक शो का आगाज़ उसी शेर से हो कि कहा है कि दवा से काम निकालो, दुआ से इश्क करो। वाह। दिए जलाए जो ऐसी हवा से इश्क करो, जो चाहते हो इबादत कबूल हो जाए, तो सर झुकाने से पहले खुदा से इश्क करो। वाह 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 वाह। अच्छा, आपका एक्चुअल नाम जो है वो ज़ीशान है या और कुछ है? मेरा एक्चुअल नाम ज़ीशान नहीं है। अरे बाप रे। अच्छा जी, हमारे ख़ानदान का ये उसूल रहा है कि असल नाम कुछ और होता था बुज़ुर्गों की निस्बत से। अच्छा। और उर्फ़ी नाम कुछ और होता था। अच्छा, पुकारने के कुछ लिए। और। तो ये उर्फ़ी नाम ज़ीशान बरकाती है। अच्छा। घर के लोगों ने पुकारने के लिए इस नाम को रखा था। तो मेरा ओरिजिनल नाम कुछ और है। हाँ, तो वो है क्या वैसे? मेरा ओरिजिनल नाम मेरे वालिद ने मेरे दादा के नाम पर रखा था। ओह माशाल्लाह। और हुज़ूर मुजाहिदे मिल्लत का जो असल नाम है वही मेरा भी नाम है, हबीबुर रहमान। अच्छा माशाल्लाह, आपका नाम हबीबुर रहमान है। वाह।
अच्छा, तो अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने जो है मीन्स सिटी और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जो है हमारे ऑडियंस को बताएं। रहा मेरा फैमिली बैकग्राउंड, तो माशाल्लाह मुझे ये कहते हुए बहुत फ़ख्र होता है कि मेरा ख़ानदानी पस मंज़र, फैमिली बैकग्राउंड बहुत इल्मी घराने से रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। हमारी कई पुश्तों तक आप चले जाएं तो आपको इल्म और इल्म की खिदमत करते हुए लोग नज़र आएंगे। ओहो। हमारे ख़ानदान का ये उसूल है कि हमारे ख़ानदान में बड़े बेटे का आलिम हाफिज़ होना फ़र्ज़ किफ़ाया है। ओहो, माशाल्लाह। यानी आप मुझसे पहले भी देखेंगे तो आपको उलमाओं की एक अच्छी फहरिस्त नज़र आएगी। जी जी। मेरे वालिद बहुत अच्छे आलिम, मेरे चाचा बहुत अच्छे आलिम, और ये तमाम तर लोग दीन व सुन्नियत की खिदमत करते रहे। मेरे वालिद की ज़िंदगी ही दीन व सुन्नियत की खिदमत में वक्फ थी, और फिर इसी तमन्ना में आपका विसाल भी हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और रहा सिटी का के ताल्लुक़, बारे में। मेरे शहर का ताल्लुक़, तो आबाई ताल्लुक़ तो मेरा जो है सूबे बिहार के एक इलाके से है। खानदानी बिहार से है ताल्लुक़, आप? जी मतलब एक्चुअली में जो आपका है वो मतलब बिहार से खानदानी खानदानी ताल्लुक़ ताल्लुक़ उधर से है, वहाँ से। मगर रहा हमारी पैदाइश, हमारी परवरिश और ये तमाम तर चीज़ें गुजरात में। गुजरात का एक इलाका है, बहुत मशहूर शहर है अहमदाबाद ज़िला के। ओहो। अच्छा, और आपका जो ये उर्दू एक्सेंट है ना, उससे तो हरगिज़ भी नहीं लगता है कि आप जो है मतलब गुजराती हो। जी, मैंने जैसा कि अर्ज़ किया, मैं अगर मेरी पैदाइश के हवाले से आप जज करेंगे तो गुजराती हूँ। ख़ानदानी पस मंज़र से अगर आप मुझे देखेंगे तो मेरा ताल्लुक़ सूबे बिहार से है। इसी यही वजह है कि अक्सर लोग जब निज़ामत में मेरी उर्दू सुनते हैं हाँ, तो वो हैरत से, बड़े बड़े मशाइखीन ने मुझसे कहा कि मियाँ आपका ख़ानदानी पस मंज़र कहाँ से, आप ख़ानदानी ताल्लुक़ आपका कहाँ से? अच्छा। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं बिहार के एक सूबे से। सूबे बिहार से, माशाल्लाह। और आपकी लाइक स्टडी और एजुकेशन जो है कहाँ तक हुई है, दीनी व दुनियावी, इसके बारे में भी हमें बताएं। अच्छा, एजुकेशन का जहाँ तक मसला है, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे ख़ानदान का ये उसूल चला आया कि बड़े बेटे का हाफिज़ या इल्मी घराने में या इल्मी विरासत को आगे ले जाना फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो मेरा इल्मी दीनी हवाले से तो मेरा एजुकेशन है, मगर दुनियावी हवाले से चूँकि जब एक बच्चा आप वक्फ़ कर देंगे दीनी तालीम में तो उसे दुनिया की तरफ माइल नहीं किया जाता था। जी जी। यही वजह है कि मेरा दुनियावी एजुकेशन ज़ीरो है। ओह अच्छा। शायद मैंने केजी या जो कहते हैं वो भी नहीं देखा है। स्टार्टिंग का जो जी, रहता है, वो भी starting मैंने में। नहीं देखा है। अच्छा, जी। आप हाफिज हो भाई, तो क्या आप माह रमज़ान में तरावी पढ़ाते हो या नहीं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, फ़रागत के बाद कई सालों तक मैंने अलग अलग शहरों में तरावीह भी सुनाई है और ये सिलसिला चलता रहा। हाँ, कुछ सालों से चूँकि रमज़ान शरीफ में मदीना शरीफ जाने हाज़िरी होती का है, एक अच्छा, शौक़ है, अच्छा, शौक़ है, और माशाअल्लाह। मेरी ज़िंदगी का एक मकसद है वाह वाह वाह। कि मैं मदीना शरीफ में रमज़ान गुजारूं। तो मैं लास्ट 2-3 ईयर्स से नहीं सुना रहा हूँ तरावी, मगर उससे पहले मैंने तरावी सुनाई है। माशाअल्लाह। और बस ज़िंदगी इसी पर वक्फ है कि रमज़ान तो मदीना शरीफ में वहीं हो। पर हो आप। अल्लाह ने माली तौर पर मुझे इतना मजबूत नहीं किया है, मगर वो अपने ऐसे बंदों का इंतज़ाम कर देता है जो मुझे मदीना शरीफ हाँ, भेज देते हैं। इंतज़ाम हो जाता है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इंतज़ाम हो जाता है, माशाअल्लाह। क्या आप प्रोग्राम के साथ में जो है इमामत भी करते हो या नहीं? फ़रागत के बाद कई ऐसे शहर रहे जहाँ मैंने इमामत की अच्छा, और साथ साथ प्रोग्राम करता रहा, स्टार्ट कीजिए। मगर फिर मैंने महसूस किया कि लोगों की प्यास मेरी हाज़िरी के हिसाब से बढ़ती थी ओहो। कि यहाँ मौजूद रहें, हाँ। हम आपसे फ़ायदा हासिल करें, सीखें। तो मैं जो है इंसाफ नहीं कर पा रहा था मुसल्लियाने मस्जिद के साथ भी और प्रोग्राम वालों के साथ भी। कभी कभी जुमा आ जाता था तो फिर जो वादा रहता था प्रोग्राम का वहाँ नहीं पहुँच पाता था। जुमा में यहाँ खिताब के लिए लोग इंतज़ार करते थे। तो फ़िलहाल मैंने मस्जिद को फ़रागत के बाद एक साल शायद किया है। उसके बाद मसरूफ़ियत की वजह से मस्जिद तो नहीं है, अभी जो है वो प्रोग्राम है। अच्छा, प्रोग्राम में आप ओनली होस्टिंग ही करते हो या मतलब बयान भी आपका होता है? मैं आपको बताऊं, बहुत एक बताइए। बहुत नेचुरल सा जवाब होगा इसका। दीजिए। मेरी पहचान जो है एज अ खतीब हुई है। अच्छा जी, मैं इस फील्ड में बहैसियत मुकर्रिर आया था। अच्छा। और अभी मैं बहैसियत नाज़िम हूँ, मगर हाँ, मुहर्रम शरीफ, रबीउन नूर शरीफ, 11वीं शरीफ, ये ऐसे मौक़े हैं कि जहाँ कुछ स्टेज मेरे बहुत सालों से फ़िक्स है, जहाँ मैं बयान करता हूँ और लोग बयान सुनते हैं।
तो ये डिपेंड करता है कि मौका कौन सा है और प्रोग्राम कैसा है। तो निज़ामत और खिताबत दोनों कहीं ना कहीं है अभी। जी जी माशाल्लाह भाई। और आपके पीर साहब कौन है वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कहते हुए ये बहुत फ़ख्र होता है कि मैंने ऐसा मुर्शिद पाया है वाह। जिस मुर्शिद ने हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक इनकलाब पैदा किया एजुकेशन के हवाले से। अच्छा माशाल्लाह। मेरे पीरो मुर्शिद हैं हुजूर ताजुल मशाइख हज़रत प्रोफेसर सैयद अमीन मियाँ साहब मारेरा शरीफ साहिब सज्जादा। मेरे मुर्शिद हैं वो, मैं बरकाती हूँ और मुझे फ़ख्र होता है कि मेरे मुर्शिद ने ऐसी तरबियत की है कि हम दीन और सुन्नियत का काम कर रहे हैं। मदरसे की स्ट्रगलिंग लाइफ कैसी होती है? मदरसे की लाइफ और उसका स्ट्रगल, मैं ये कह दूं कि जो आज बच्चे हॉस्टल में स्कूल वगैरह पढ़ते हैं ना, स्टडी करते हैं। हाँ जी, उनसे बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। अच्छा जी होता है ऐसा। हाँ, और मैं समझता हूँ कि जिसने मदरसे की ज़िंदगी गुजार ली है वो दुनिया में कहीं भी सरवाइव कर सकता है। हो वाह। वो जिस तरीके से जाहिर है कि खाने पीने का नज्म होता है, वो घर से दूरी रहती है, आपको खुद ही जो है चीज़ों को सही करना रहता है, अपने से ही सारी जी सारी चीज़ें परफेक्ट करनी रहती है। उस्ताद का डर, वो पढ़ाई का टेंशन। तो मैं समझता हूँ जिसने मदरसे में कुछ भी वक्त गुजारा है वो लाइफ में कहीं भी नाउम्मीदी उसके हाथ नहीं लगेगी, वो सरवाइव कर जाएगा। जी जी अच्छा। और बचपन में आपका क्या ड्रीम था बड़ा होकर बनने का? बचपन में मेरा ड्रीम हमेशा से एक सक्सेसफुल एंकर बनने का रहा। अच्छा जी हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि चूंकि उस वक्त प्रोग्रामिंग कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था तो मैं टीवी की तरफ जाना चाहता था। अच्छा जी, मुझे ये था कि जो प्रोग्राम्स होते हैं दुनियावी तौर पर या एंटरटेनमेंट के जो प्रोग्राम होते हैं तो मुझे एज ए एंकर वहाँ जाना था। और डबिंग का मुझे बहुत शौक रहा है शुरू से। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उस फील्ड में करियर बनाऊंगा, मगर अल्लाह ताला ने उससे अच्छी ज़िंदगी अता फरमाई। माशाल्लाह भाई। और होस्टिंग की शुरुआत जो है आपने क्यों और कैसे की? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका क्रेडिट मैं देना चाहूँगा मुल्क के हमारे बहुत मशहूर नातखा हैं मोहतरम शब्बीर बरकाती को। अच्छा। किस्सा कुछ यूँ है कि मैंने जैसा पहले कहा कि मैं बहैसियत खतीब आया था इस फील्ड में, मुखर्रिर के तौर पे मेरे बहुत सफ़र रहे हैं, बहुत सारे शहरों में मैं तकरीर को गया। तो इसी सिलसिले में जनाब शब्बीर बरकाती साहब रमज़ान शरीफ में एक प्रोग्राम करते हैं अपने शहर में, जश्न हज़रत बिलाल हबशी, और बहुत एहतमाम से उस प्रोग्राम को वो सजाते हैं और उसका सारा नज़्म भी वो खुद देखते हैं। तो उनकी टीम ने मुझसे रब्ता किया, वो एक छोटे बच्चे जैसा था मैं उस टाइम जी, तकरीर वायरल थी तो टीम ने रब्ता किया, मैं हाजिर हुआ गोंडल, प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। उसके बाद फिर मैं अपने शहर आ गया। 2-3 महीने के बाद शब्बीर भाई का एक दिन फ़ोन आता है, आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं बड़ौदा हूँ। उन्होंने कहा हमारी बड़ौदा से ट्रेन है, आपको हमारे साथ एक प्रोग्राम में चलना है। अच्छा। और आपको तकरीर नहीं करनी है, मैं बताऊँगा आपको क्या करना है। तो मैंने कहा मेरे पास टिकट नहीं है। उन्होंने कहा सारा इंतज़ाम है, आप बस स्टेशन आ जाएँ। मैं स्टेशन पहुँचता हूँ, शब्बीर भाई अपनी टीम के साथ आते हैं और हमारा सफ़र शुरू होता है। मैं कंफ्यूज था कि इन्होंने पहले ही कह दिया तकरीर नहीं करनी है तो ये ले के क्यों जा रहे हैं। दौरान सफ़र उन्होंने कहा कि आपको शायरी याद है? मैंने कहा हाँ, चूँकि तकरीर में यूज़ होता है, याद है मुझे। तो उन्होंने कहा कि मैं जब जब आपको इशारा करूँगा और जिस मौजू पर मैं कलाम पढ़ रहा हूँगा आपको बीच में शेर पढ़ने हैं। ओह अच्छा। तो मैंने कहा कि मैंने कभी किया नहीं है। उन्होंने कहा मैं हूँ ना। अच्छा। और फिर वो राजस्थान का, मुझे जहाँ तक याद है, वो प्रोग्राम था और मैं शब्बीर भाई के साथ हाजिर होता हूँ और फिर जो है बहसियत नाजिम वो मेरी पहली हाजिरी थी और फिर यहाँ से सिलसिला शुरू। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। और आपका लाइक स्टेज पर फर्स्ट एक्सपीरियंस कब और कहाँ हुआ है? मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला दिन जब मैंने पब्लिक फेस की हो, वो उम्र थी मेरी 7 साल। अच्छा जी। और मैंने सूरह यासीन शरीफ, सूरह मुज़म्मिल शरीफ और सूरह मुल्क, अच्छा ये याद करके मैंने कई 100 लोगों के दरमियान इसकी तिलावत की थी और बहुत पजीराई हासिल की थी स्टेज के ऊपर। जी, चूँकि मैंने कहा मेरे वालिद साहब का इल्मी बैकग्राउंड बहुत मजबूत रहा है तो उन्हीं के साथ मैं एक प्रोग्राम में गया था और वहाँ मैंने ये तीनों सूरतें ज़ुबानी याद थी मुझे तो मैंने पढ़ी थी, तो पब्लिक से बहुत पजीराई हासिल की थी। तो ये मेरा पहला पब्लिक प्रोग्राम कह सकता हूँ। जी जी अच्छी बात है। और आपने जो ये होस्टिंग के लाइन को जो आपने चूज़ किया
तो इसके बारे में आपके घर वाले हैं, उनका क्या रिएक्शन है या था? सबसे पहले तो मैंने जैसा कहा कि घर वालों ने इल्म हासिल कराया, मगर मकसद ये नहीं था कि मैं इसी फील्ड में रहूं। उनका मकसद ये था आप तालीम हासिल कर लें, उसके बाद आप जिस फील्ड में चाहें जाकर आप अपना करियर बना सकते हैं। करियर बना सकते। तो जब मैं इस फील्ड में आ गया तो जाहिर है कि कोई ख़ास रिएक्शन नहीं था, मगर फिर जब धीरे धीरे इसमें अल्लाह ताला ने शोहरत और मकबूलियत अहले बैत अतहार के नाम के सदक़े में दी, तो वो बहुत खुश हैं और उन्हें लगता है कि हाँ मैंने कुछ ज़िंदगी में हासिल तो कर लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और होस्टिंग में आपका कोई उस्ताद है या नहीं? जैसा आपने ये पूछा कि मेरा प्रॉपर कोई उस्ताद तो नहीं। अच्छा, प्रॉपर कोई मैंने नहीं। कहा कि ये एक इंसिडेंट था, शब्बीर भाई और फिर ले आए, फिर उसमें गए। जी जी हाँ, मैंने कुछ लोगों को सुना है और मेरी एक आदत है आज भी, अगरचे मेरे से जूनियर रहे हों या मुझसे सीनियर रहे हों, अगर उनके पास क्वालिटी है तो मैं सुनता हूँ उन्हें और आज भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। तो बाज़ाब्ता तो कोई उस्ताद नहीं है, मगर इंस्पिरेशन बहुत सारी है। जी। तो आपका जब कोई उस्ताद है ही नहीं, ठीक है, तो आपने इस चीज़ को फिर कहाँ से सीखा और आप इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हो, इस बारे में बताएं। हाँ, जैसा कि मैंने कहा इंस्पिरेशन बहुत सारे लोग हैं, तो कोई एक नहीं है जिससे मैंने इंस्पिरेशन ली हो। मुझे 2 लोग बहुत पसंद थे मेरे बचपन में। अच्छा। और दोनों अलग नोयत से पसंद थे। अच्छा। मुझे जो है मोहतरमुल मकाम जनाब हाजी तस्लीम अहमद साबरी साहब, जी। उनका एक प्रोग्राम आता था, शायद आपके बचपन में भी आपने देखा हो, जिनका भी दीनी घराना रहा है, सबके घरों में क्यू टीवी का दौर था उस टाइम पर। और वो प्रोग्राम लेके आते थे ट्रांसमिशन रमज़ान का। जी। तो उस वक्त जो उनका एक आता था सुनहरी बात तस्लीम साबरी के साथ, इस तरीके से। जी, तो मुझे बहुत पसंद था, एक एज अ स्टूडियो में कहूँ। और रहा प्रोग्रामी हवाले से, अगर मुझे किसी की निज़ामत में बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया तो हज़रत अल्लामा आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब, माशाल्लाह। ये दोनों शख्सियतों से मैं 50-50 कहने के इंस्पायर था। आपके फेवरेट होस्ट कौन है? मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए फेवरेट होस्ट अगर मैं कहूँ तो ज़रा सा कंफ्यूज हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों अलग नौइयत है। अच्छा। स्टूडियो के लिए तस्लीम भाई पसंद है। अच्छा। और स्टेज के लिए मुझे अल्लामा आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब पसंद है, मगर मैं फिर भी आसिफ रज़ा सैफ़ी के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि स्टूडियो में मैं काम अभी कम कर रहा हूँ, स्टेज ज़्यादा कर रहा हूँ, तो इंस्पिरेशन आसिफ रज़ा सैफ़ी। स्टेज पे क्या ऐसा हुआ है कि आप जो है अशार भूल गए हों और फिर आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया? बहुत बार ऐसा होता है कि जब नए अशार हम लेके जाते हैं तो जो है उसका मक्ता जो होता है, हाँ, मक्ता कभी वो भूल जाते हैं या कभी मतला ही भूल जाते हैं। तो फिर वो जो है बिना हिचकिचाए, बिना घबराए, जहाँ हम भूले वहीं पे हम छोड़ देते हैं। अच्छा। और फिर पब्लिक को ज़रा सा कहते हैं कि भाई आप बेदार हो जाएं, आप सुभान अल्लाह कहें, आप माशाअल्लाह कहें। अच्छा। या नारा हमने लगा दिया, तो अब वो जो वक्फा होता है 20 से 30 सेकंड का, कि जिसमें पब्लिक नारा लगा रही है या सुभान अल्लाह कह रही है, तो हम दरूद शरीफ पढ़ने लगते हैं और दरूद शरीफ की बरकत से जी वो याद आ जाता है, रिकॉल हो जाता है, तो फिर हम उसे पढ़ लेते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है। क्या आइडिया है भाई, माशाल्लाह। और स्टेज पर जाने से पहले क्या आप स्क्रिप्ट लिख कर ले जाते हैं या स्टेज ही पर ऑन द स्पॉट हर चीज़ होता है? मैंने कभी भी कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी। अच्छा। स्टेज पे जाने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि इंसान नेचुरली जितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, स्क्रिप्टिंग से आप नहीं कर सकते। और मैं जिस तरीके के प्रोग्राम करता हूँ, जैसे खानकाहों में, कॉन्फ्रेंसों में, तो वहाँ आप स्क्रिप्टेड नहीं हो सकते। अच्छा। आपसे पहले खतीब ने जिस मौजू पे बात किया हो, आपको बहैसियत नाज़िम उसकी तकरीर को पूरा सुनकर फिर उसी हिसाब से अपनी निज़ामत को ब्रीफ देना पड़ता है। जी। आगे बढ़ाना होता है। सही बोले। तो कोई स्क्रिप्टिंग नहीं रहती। बस हाँ, मैं स्टेज पे जाता हूँ तो पंजतन पाक के नाम को पढ़कर फूंक लेता हूँ और फिर मज़ामीन आते जाते मैं बयान करता जाता। मेरा ज़्यादातर जो प्रोग्रामी हवाले से जो इंतखाब रहता है शेर व शायरी में, वो हज़रत मौला अली, जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और अहले बैत अतहार ही रहते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं असातिज़ा जो शोरा गुजर चुके हैं या इस वक्त के जो यंग लोग अच्छा लिख रहे हैं, अब मैं मयार देखता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मयारी चीज़ें पढूं
अच्छा। मुझे नहीं पसंद है कि लोगों के हवाले से मैं ज़रा सा आसान पढ़ूँ। मुझे ऐसा है कि शेर को शेर की तरह ही पढ़ूँ, शेर की तरह। उसमें मैं ज़रा अपना दिमाग नहीं लगाता कि लफ्ज़ बदल दूँ ये वो। तो मैं इंतखाब में बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि बहुत कंफ्यूज इंसान हूँ, और अच्छा। मैं अच्छी चीज़ों का ही इंतखाब अपनी पसंद बनाता हूँ। आपके जो है फेवरेट शायर या राइटर है कौन वैसे? मैं ज़्यादातर ख़तीब आज़म हज़रत अल्लामा सैयद इश्तियाक़ आलम रहमतुल्लाह अलैह, माशा- साबिक़ सज्जादा नशीन, खानक़ाह शहबाज़िया, भागलपुर शहबाज़िया। शरीफ। जी, मुझे उनकी शायरी बहुत पसंद है। वो अपने वक्त के ख़तीब आज़म रहे हैं, और ऐसे ख़तीब आज़म के सरकार कला जैसी अजीम ज़ात जिसके ख़िताब पर वाह वाह की दाद दे, और बड़े बड़े मशाइखीन जिसके ख़िताब को पसंद करे, उनकी शायरी का भी अपना एक अलग अंदाज़ था। माशा तो मैं ज़्यादा उनकी शायरी पढ़ता हूँ, या उनके ख़ानदान में अभी जो सज्जादा नशीन है इंतखाबुल मशाइख हज़रत अल्लामा सैयद इंतखाब आलम अता शहबाज़ी मदज़िल्लाहु नूरानी, उनकी शायरी मुझे बहुत पसंद है, मैं उनकी शायरी पढ़ता हूँ। तो अगर मैं फेवरेट शायर मैं कहूँ तो अल्लामा सैयद इश्तियाक़ आलम भागलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, और मैं जो बच्चे या जो लोग निज़ामत की फ़ील्ड में हैं या शेर व शायरी को पढ़ना चाहते हैं और नई चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, मैं गुजारिश करूँगा खानक़ाह शहबाज़िया के साबिक़ सज्जादा नशीन हुज़ूर ख़तीब आज़म अल्लामा सैयद इश्तियाक़ आलम रहमतुल्लाह अलैह की शायरी को आप ज़रूर पढ़ें। बहुत मज़ा आएगा, और बहुत अलग ही शायरी है वो। जब आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। जैसे मैं एक शेर उनका सुना दूँ। अल्लामा सैयद इश्तियाक़ आलम रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर लिखा था कि अल्लाह अल्लाह ये मकाम हुसैन, खुद लिखाएं उमर गुलाम हुसैन, हासिल इश्क है रसूल अल्लाह, मरकज़ इश्क है इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, वाह। टोपियां कुद्सियों की गिर जाए, इस कदर है बुलंद बाम हुसैन। वाह वाह वाह। दीन क्या है अगर कोई पूछे, दीन क्या दीन है क्या है अगर कोई पूछे, साफ कह दीजिए इमाम हुसैन। इमाम हुसैन, तो वाह इस वाह तरीके की शायरी है, और बहुत अच्छी शायरी है। तो माशाअल्लाह। मुझे फेवरेट शायर का जहाँ तक सवाल है, मुझे अल्लामा इश्तियाक़ बहुत पसंद है, और हज़रत पीर नसीरुद्दीन गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह, ये दो मेरे फेवरेट शायर। माशाअल्लाह। क्या एक शायर या होस्ट के लिए इल्मे उरूज़, जो आई मीन रूल्स ऑफ पोइट्री हम लोग उसको इंग्लिश में कहते हैं, इस चीज़ का आई मीन जानना उसके लिए ज़रूरी है या नहीं, इस बारे में बताएं। बिल्कुल ज़रूरी है जी। अगर आप बहैसियत नक़ीद इस स्टेज की दुनिया में हैं, तो आपको शेर का मायार, रदीफ़ व काफ़िया, शेर का वज़न, और किसका कलाम है, कब किस शेर का इंतखाब करना है, माहौल जो होता है, हाँ माहौल क्या है, ऑडियंस कैसी है, ये तमाम तर चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, और इसका इल्म रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। मैं इस वक्त इस दुनिया को इन तमाम उसूलों से खाली पा रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग ऐसे हैं जो इन उसूलों का ख्याल रख रहे हैं। तो बहुत जानना ज़रूरी है। बहैसियत नक़ीब आप तभी कामयाब हो सकते हैं अहले इल्म में। सोशल मीडिया पर आपका क्या मकाम है, मुझे नहीं लगता कि उससे मकाम का अंदाज़ा होगा। अहले इल्म आपको तभी दादो तहसीन से नवाजेंगे जब आपको इन तमाम तर उसूलों का इल्म होगा। तो हाँ, बहुत ज़रूरी है। आपका अपना फेवरेट कलाम जो भी है उसके दो शेर हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। मेरा पसंदीदा कलाम तरन्नुम में सुनेंगे या तहत में? आपकी मर्जी। मेरा पसंदीदा कलाम जो है उसके मैं दो शेर सुना देता हूँ। भाई तरन्नुम में चाह रहा हूँ, हालांकि मेरी आवाज़ नहीं है। अब महमूद भाई बैठे हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको तरन्नुम में पढ़ दिया जाए। जी जी। वो एडिट से फिर ठीक कर देंगे। रुख से पर्दा वो उठा दे तो मजा आ जाए, वाह वाह, मजा आ जाए। दिल का ये तूर जला दे तो मजा आ जाए, काश छू जाए मुझे शोलाए एहसास बिलाल, काश छू जाए मुझे शोलाए एहसास बिलाल, फिर वो दामन की हवा दे
तो मजा आ जाए। वाह वाह वाह। या नबी आप ज़या को बतुफैले करनी। या नबी आप ज़या को बतुफैले करनी। अपना दीवाना बना दे तो मजा आ जाए। तो ये मेरा फेवरेट कलाम है। मैं एक शेर पर अगर इक्तिफा कर लूंगा तो ये नाइंसाफी होगी। नाइंसाफी होगी। और बहुत सारे शेर मुझे बहुत पसंद है, मगर आला हजरत अलैहि रहमा का एक शेर जो मुझे बहुत ज्यादा दिल को लगता है मेरे। नूरो बिनते नूरो ज़ौजे नूरो उम्मे नूर 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 मुतलक की कनीज़ अल्लाह लहना नूर का। तो आला हज़रत अलैहि रहमा का ये शेर मैं पढ़ता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जब जब मैं ये शेर स्टेजों पर या किसी कॉन्फ्रेंस में या हज़ारों लोगों के दरमियान पढ़ता हूँ या अकेले भी पढ़ता हूँ हिंदुस्तान में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनाबे सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की निगाह इनायत मुझ पर होती है। तो मुझे ये शेर बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद इमाम ने तो कमाल ही कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मुझे ये बहुत पसंद है। जी जी। तो आप अपनी आवाज़ को लाइक स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या खाते हैं या क्या आपका इस चीज़ के लिए रेमेडी होता है? आवाज़ के हवाले से जी कोई नुस्खा आप पूछ रहे हैं तो आप यकीन माने मैं इस मामले में बहुत बेतरतीब इंसान हूँ, बहुत बेमायारी इंसान हूँ इस मामले में। अब आप यकीन माने लोग ठंडी चीज़ों से बचते हैं। स्टेज पे जाने से पहले मैं ठंडा पानी मंगा के पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स मंगा के पीता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आवाज़, अब ये शायद चूंकि आपका ताल्लुक़ तरन्नुम से है तो हो सकता है आप लोगों के साथ ऐसा हो, मगर हम तो साहब बहुत मस्त होके खाते पीते हैं, तेल भी खाते हैं, नहारी खाते हैं, पाए खाते हैं, और हम जो है बेधड़ाक होके कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठंडे पानी पीते हैं, आवाज़ नहीं लगती। हाँ, सफ़र की थकावट की वजह से कभी ऐसा होता है कि कई कई दिनों के सफ़र हो तो आवाज़ पे खराश आ जाती। उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है जो इस हवाले से प्रिपरेशन कर रही है कि बैसियत एंकर वो अपना लाइफ स्टाइल बनाएं, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी नींद मुकम्मल हो जाती है, अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि आवाज़ बच सकती भी हो जाती है। हाँ, जी जी। वरना फिर अल्लाह ये नेमत होती है, सही बोले, ये जिस पर रब फजल फरमाए उसकी आवाज़ वैसे काम करती है। सल्ले अला 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 सल्ले अला। क्या आप अपने बिजनेस को एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं? तो अब ये मुमकिन है। अब आप हमारे इस MRQ प्रोडक्शन के हर प्रोग्राम और स्पेशली पॉडकास्ट पर अपना एड चला सकते हैं, चाहे वो फुल स्क्रीन एड हो, एल शेप, स्क्रॉल या बैनर एड। हम आपके बिजनेस को वैसा ही हाईलाइट करेंगे जैसा आप चाहते हैं। अभी अपनी स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर हमसे राब्ता करें और आज ही अपने ब्रांड की रीच बढ़ाएं। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। तो नाजरीन, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ। तो ज़ीशान भाई, क्या आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए? रेडी जी, ओके। तो इनमें से स्ट्रॉन्ग आवाज़ वाला होस्ट कौन है? आपके ऑप्शंस हैं तस्लीम अहमद साबरी, आसिफ रज़ा सैफ़ी या हलचल सिवानी साहब। बहुत अच्छा सवाल है, और दो नाम ऐसे हैं जैसे मैंने पहले कहा कि दोनों को मैं पसंद करता हूँ। तो अभी मैं स्टूडियो में कम काम कर रहा हूँ, स्टेज ज़्यादा कर रहा हूँ, और मैं अपने मुल्क के साथ जाना चाहूँगा आसिफ रज़ा सैफ़ी। अच्छा, आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब, ओके फाइन, ठीक है। और ये जोश वाले अंदाज में होस्टिंग कौन मतलब ज़्यादा करता है? आपके ऑप्शंस है सैयद शाज उर्फ़ी साहब, सैयद नेमतुल्लाह हुसैनी साहब और सैयद सोहेल कादरी साहब। तीनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं, एक आपको बस अगर आप अंदाज की बात कर रहे हैं, जोश, हाँ, जोश की बात हो रही है ना, आवाज़ के इम्पैक्ट की, सैयद शाज उर्फ़ी, सीनियरिटी के हिसाब से भी और
आवाज़ तो माशाल्लाह बहुत बुलंद स्ट्रॉन्ग भी है, बहुत जी, जी, स्ट्रॉन्ग आवाज़ बहुत है। strong। कभी कभी साउंड वाले हैरत में रह जाते हैं, जो सैयद साहब का अपना एक अंदाज है, हाँ, कौन नबी, हम्म। माशाल्लाह सैयद शाह ज़ुल्फ़ी की आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी जी। और नात ख़्वान में आपसे ज़्यादा कौन करीब है? आपके ऑप्शंस हैं शब्बीर बरकाती, सलमान रज़ा अशरफ़ी या सैयद अब्दुल कादिर अल कादरी। बिला इस पे तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। शब्बीर भाई बहुत मेरे अच्छे दोस्त हैं, अब्दुल कादिर बापू से भी अपना एक नाता है, लिंक है। मगर सबसे करीबी तो आलमी शोहरत याफ्ता नात खां सलमान रज़ा अशरफ़ी, जो माशाल्लाह। सिर्फ करीबी नहीं बल्कि मेरा भाई भी है। अच्छा। और प्रोग्राम के अलावा भी हम लोग साथ पे घर पे टाइम स्पेंड करते हैं, और दोनों की जहनियत भी बहुत मिलती जुलती है, तो मालूम है मुझे। सलमान जो है मेरे बहुत करीबी हैं। चलो माशाल्लाह। मुकर्रिर में कौन आपसे ज़्यादा करीब है, इस बारे में बताएं। आपके ऑप्शंस हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब, सैयद नूरानी मियाँ साहब या सलमान अजहरी साहब। बोलिए बोलिए। मैंने तीनों के साथ वक्त गुजारा है, मगर बिना सोचे बिना कन्फ्यूज़न के औलाद गौसे आज़म, ख़तीब आज़म हिंदुस्तान, इनकलाबी और आफाकी शख्सियत हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी। जी जी माशाल्लाह भाई। और आपको होस्टिंग में जो है ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है? खानकाह के प्रोग्राम में या स्टेज वाले प्रोग्राम में या स्टूडियो रिकॉर्डिंग में? मैं चूँकि मेरी निस्बत खानकाहों से रही है, और रही मज़े की बात, तो अवामी प्रोग्राम में ज़रा सा सोचना पड़ता है, मगर खानकाही प्रोग्राम में बहुत मज़ा आता है मुझे, क्योंकि वहाँ लफ्ज़ अदा होते हैं और दादो तहसीन का सिलसिला शुरू होता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा, मुझे जितना लाखों लोगों के कॉन्फ्रेंस में मज़ा नहीं आएगा, उससे ज़्यादा मुझे अगर एक रूम की खानकाह है और कोई साहिब कश्फ बैठे हैं, तो मुझे वहाँ बहुत मज़ा आता है। तो खानकाह के प्रोग्राम। और प्रोग्राम के लिए आपको लाइक कौन सी कंट्री में जाने की ख्वाहिश है? आपके ऑप्शंस है पाकिस्तान, इंडोनेशिया या बांग्लादेश। किस मुल्क में जाने की मेरी ख्वाहिश है? ख्वाहिश। मैं बांग्लादेश के साथ जाऊंगा। इंडोनेशियन मुझे आती नहीं। एक और मुल्क का जो आपने नाम लिया, वहाँ से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, तो मैं बांग्लादेश की तरफ जाना चाहूँगा। हमारे बंगाली भाई बहुत मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, उनकी जो बंगाली ज़बान है बहुत स्वीट रहती है, और वो आशिक़ाने रसूल से बहुत प्यार करते हैं। तो मैं जल्दी ही बांग्लादेश आऊँगा और ख्वाहिश भी रखता हूँ। माशाल्लाह। स्टेज पे जाने से पहले आप क्या पीना पसंद करते हैं? आपके ऑप्शन है चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक। प्रोग्राम से पहले मुझे डिपेंड करता है मूड के ऊपर। अगर सफ़र ज़्यादा है तो ब्लैक कॉफ़ी। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। और अगर सफ़र ज़्यादा नहीं या छोटा मोटा है तो मैं कोल्ड ड्रिंक्स लेता हूँ। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। मगर ब्लैक कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। कड़वाहट से मुझे बहुत मोहब्बत है। लोगों के कड़वे किरदारों के आगे कॉफ़ियाँ कड़वी नहीं लगती, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी की तरफ जाऊँगा। इनमें से हार्ड चीज़ क्या है? प्रोग्राम को संभालना, या अल्फाज का इंतखाब, या आवाम को खामोश करना? सबसे मुश्किल स्टेज संभालना ना, क्योंकि ऑडियंस को खामोश कराने का जहाँ तक सवाल है, तो जिन आशिक़ाने रसूल ने हमें बुलाया होता है प्यार से, वो खामोश हो ही जाते हैं, और कभी कभी थोड़ा सा वो बोलते भी हैं। अगर आवाज़ भी करते हैं और हम खड़े हो जाएं तो फिर हम उसको तो कंट्रोल कर लेते हैं। स्टेज संभालना इसलिए बहुत मुश्किल कहूँगा कि बैसियत नाज़िम अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जहाँ 10 से 15 लोग सेम फील्ड के जमा हो गए, तो वक्त को तरतीब देने में, किसको कब पढ़ाना है, लोगों की दिल आज़ारी ना हो जाए, एंड में पढ़ाना है, मतलब अगर हमने किसी को ज़्यादा दाद दी, किसी को कम दाद ना दे दें, किसी की ज़्यादा तारीफ़ की तो किसी की कम ना कर दें, कोई रूठ ना जाए, तो मैं समझता हूँ कि स्टेज संभालना बहुत मुश्किल काम है। लोगों को नहीं पता इस बारे में, मगर भाई वाकई बहुत मुश्किल है। जी जी। और भाई ट्रैवलिंग के लिए आपको कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पसंद है? आपके ऑप्शंस है फ्लाइट, ट्रेन या प्राइवेट कार। मैं जो है एडवेंचर का बहुत शौक रखता हूँ। हाँ, तो फिर कार। अच्छा, माशाल्लाह। लॉन्ग ड्राइव मुझे बहुत पसंद है। लॉन्ग ड्राइव अच्छा लगता है। डिपेंड करता है कि साथ में कौन कौन लोग हैं। और अब तो ऐसा माहौल हो गया है कि 200-300 किलोमीटर को तो हम सफ़र मानते ही नहीं, मैटर ही नहीं करता। अरे 200-300 किलोमीटर चलो ऐसे चलो। 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, अगर ऐसा लॉन्ग रूट है और टाइम है मेरे पास, तो मैं कार में जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। हाँ, अच्छी बात है भाई। और इफ़ अगर आप
एक दिन फ्री हो तो उस फ्री वाले दिन को आप कैसे स्पेंड करोगे? ओके, आपके ऑप्शंस हैं अपने घर वालों के साथ में आप अपना टाइम स्पेंड करोगे, या सोकर अपनी नींद पूरी करोगे, या फिर घूमने के लिए जाओगे कहीं पर। अगर मुझे एक दिन का टाइम मिलता है बिजी शेड्यूल में से, हाँ हाँ, फ्री हो तो आप यानी फ्री हूँ, तो मुझे क्या पसंद है? हाँ नींद पूरी करना। नींद पूरी मुझे पता था आप इसी को बोलोगे। मुझे बहुत पसंद है, तो मैं नींद पूरी करूँगा। चलो सही है। सल्ले अला 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 सल्ले अला। हज, उम्राह या जियारत का इरादा है? अल फलाह गोवा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ करिए मुकद्दस सफर पूरे इंडिया से। बगदाद, करबला हो या मस्जिद अल अक्सा, हम देते हैं बेहतरीन पैकेजेस। मदीना शरीफ में निकाह पैकेजेस और उम्रा ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। एक्सपीरियंस रहबर और बेहतरीन किट के साथ आज ही अपनी स्लॉट बुक करें, जल्दी राब्ता करें। हम्द, नात, मनक़बत, दुआ वगैरह हाई क्वालिटी ऑडियो और 4K क्वालिटी वीडियो स्टूडियो एल्बम रिकॉर्ड करवाने के लिए अभी महमूद RQ प्रोडक्शन से राब्ता करें। सल्ले अला 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 सल्ले अला। अगला क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब से आपका इतना स्ट्रॉन्ग लिंक कैसे है और कब से है? सैयद अमीनुल क़ादरी साहब से ये रिश्ता मेरा आज का नहीं है। अच्छा। मैं नाजरीन को बताऊं, हज़रत क़िबला अमीनुल क़ादरी शाह साहब से 15 साल तकरीबन हो गए मुझे जुड़े हुए। मेरी दाढ़ी के जब बाल भी नहीं आए थे तब से मुझे हज़रत ने कबूल किया हुआ है। और मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि जब मैं हाफिज़ बना था तो जैसा आपको पता है दस्तारबंदी होती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो मेरे सर पर हिफ्ज़ व क़िरत की दस्तारबंदी हज़रत अमीनुल क़ादरी साहब ने ही बांधी थी। और फिर ये समझें कि बस मैंने उनका दामन पकड़ लिया है उस दिन से, और आज 15 साल से ज़ायद हो गए उनके साथ। मैं उनके सफ़र को जानता हूँ, उनकी ज़ाहिर ज़िंदगी और प्राइवेट ज़िंदगी सब जानता हूँ। अच्छा। और ये जानने के बाद मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अमीनुल क़ादरी साहब मद्दज़िल्लहुन नूरानी की तकरीर जितनी रूहानी होती है, उनका प्राइवेट वक्त भी उतना रूहानी होता है। आम तौर पे लोग सफ़र करते हैं तो थक जाते हैं, नमाज का टाइम होता है तो कभी आंख लगी रह जाती है, मगर क्या ज़ात है इनकी कि मैं समझता हूँ इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे लंबे सफ़र सैयद अमीनुल क़ादरी साहब कर रहे हैं। अच्छा। मगर एक वक्त की नमाज क़ज़ा नहीं हुई, एक वक्त की। और इंशाअल्लाह अगर आगे सवाल आया तो मैं उनके दीनी काम के बारे में भी बताऊँगा, क्योंकि लोग सिर्फ तकरीर जानते हैं, बैसियत ख़तीब जानते हैं। नहीं, आप जो है ना अभी ही हमारी ऑडियंस को हज़रत के बारे में जो है बता दीजिए। इट्स फाइन। अमीनुल क़ादरी साहब एक मुक़र्रिर का नाम नहीं है, एक इनक़लाब को पैदा करने वाले का नाम है। तो ये वजह है उनसे क़ुर्बत। हाँ, स्ट्रॉन्ग जो मुझे उनके काम ने बहुत इंस्पायर किया है। अच्छा। और बहुत सारे काम हैं, मैं शायद आपका एक पॉडकास्ट कम पड़ जाए। ओह, अच्छा। उनके जितने मकातिब मालेगांव में चलते हैं, 3000 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ उनके मदरसे में तालीम हासिल करते हैं। एक हॉस्पिटल उन्होंने वक्फ किया हुआ है, गरीब नवाज हॉस्पिटल, जहाँ पर गरीबों का बहुत ही कम पैसे में या ना के बराबर समझ लें इलाज होता है, जहाँ बड़े से बड़े काबिल डॉक्टर आके गरीबों का इलाज करते हैं। उसके अलावा कई मस्जिदें ऐसी हैं जो आपकी सरपरस्ती में चल रही है, जिसकी शायद गिनती भी मुझे याद ना हो। उसके अलावा नशे के खिलाफ सबसे कामयाब मुहिम चलाने वाली ज़ात का नाम अमीनुल क़ादरी। अभी 1500 साल हुजूर की विलादत का साल गुजरा, 100 लोगों की शादियां उसने इस ज़ात ने करवाई और उनको पूरा पूरा जहेज दिया। अमीनुल क़ादरी साहब को मैं समझता हूँ जितना लोग नजराना देते होंगे ना, उससे ज़्यादा वो दीन के काम में खर्च करने वाला बंदा है। तो ये वजह है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। और 15 साल बहुत होता है किसी को परखने या समझने के लिए, मेरी नज़र में वो अलग ही है। जी। और हज़रत के जो बयान का जो अंदाज़ है ना, वो मतलब इतना अच्छा है कि हर
कोई जो है मीन उससे मुतासिर जो है होता ही है। ओके, और अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडिया या आउट ऑफ इंडिया कौन सी खानकाहों से आपका मीन स्ट्रॉन्ग लिंक है और वो क्यों? जैसा कि महमूद भाई भी जानते हैं कि मैंने ज़्यादातर खानकाहों में काम किया, जी जी, और ये मेरे लिए सादतमंदी की बात है कि उन खानकाहों ने मुझे चुना और मौका दिया। रहा रिश्ता किन खानकाहों से स्ट्रॉन्ग है और क्यों, यही सवाल है। जी जी, 2 खानकाहें मैं जिन्हें काबिल ज़िक्र, यूँ तो काबिल ज़िक्र सभी हैं, मगर जो आपने स्ट्रॉन्ग रिश्ते की बात की, 2 खानकाहें ऐसी है। पहली सूबे बिहार की बहुत ही मशहूर खानकाह शहबाजिया, भागलपुर शरीफ। यहाँ से मैं बहुत क्लोज़ हूँ, और वजह क़ुर्बत ये है कि मैं समझता हूँ कि जब भी हम कभी खानकाह या खानकाह के अतराफ़ में जाएं और हम हाज़िर होते हैं खानकाह में मुलाकात को, तो हमें ये लगता ही नहीं कि हम किसी और शहर में आए हैं, हमें ऐसा लगता है हम अपने घर में आए हैं। वहाँ के शहज़ादगान की जो मोहब्बत है और जो मेहमान नवाजी है, ख़ास तौर पे हुज़ूर शाहकार मिल्लत अल्लामा सैयद शाहकार आलम और हुज़ूर साहिब सज्जादा की तो अपनी ही एक अलग शान है। तो जो मोहब्बत मिलती है, जो रॉयल्टी मैं समझता हूँ उनका बड़कपन है जो वो हमें देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ न होती तो मैं पूरी ज़िंदगी उस खानकाह में गुजार सकता हूँ। वो मोहब्बत है। मैं लोगों से भी कहूँगा, आइए कभी, जिस खानकाह से शाहजहाँ को भी खैरात में भीख मिली हो, तो उस खानकाह की तारीख़ को आप ज़रूर पढ़िए, उस खानकाह में कभी आइए। और दूसरी खानकाह जहाँ से मैं समझता हूँ कि बहुत एक जुड़ाव है मेरा, वो खानकाह शाह मीरा खंबात शरीफ। हुज़ूर रईस मिल्लत हज़रत सैयद रईस अशरफ साहब और उनके शहज़ादे रईसुल उलमा हज़रत सैयद जामी अशरफ साहब अलग ही है। मुझे बहुत मोहब्बतें मिलती है, और मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं कोई काम करने आया हूँ। हज़रत हुज़ूर रईसुल उलमा की तो फिर अपनी ही बात है। वो मुझे अक्सर कहते हैं कि मैं तुम्हें ये अपना भाई समझ के नसीहत कर रहा हूँ। तो ये 2 खानकाहें मुझे अपनापन बहुत ज़्यादा फील होता है। जी माशाल्लाह भाई। और आज तक जो है आपने किन फेमस मुकर्रिर और शोहरा हजरत के साथ में स्टेज शेयर किया है, इस बारे में बताएं। तकरीबन सभी। अच्छा जी, मुल्क हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं, सभी के साथ। हुजूर गाजी मिल्लत अल्लामा सैयद हाशमी मियां, हुजूर शेखुल इस्लाम के सामने भी बोलने का शरफ हासिल है जश्न सैयद अहमदाबाद में, और हुजूर मुहद्दिस आज़म अलैहि रहमा के उर्स की चौथा शरीफ में। और इस वक्त के जितने हैं, मैं किन किन का नाम लूं, मैंने सभी के साथ स्टेज शेयर। अच्छा, एक नात ख्वां और एक होस्ट के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन होता है ना, तो फिर उसकी क्या अहमियत है? नात ख्वां और नकीब के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन होता है, या जो सेटिंग कह लें आम भाषा में, उसकी क्या अहमियत है? उसकी बहुत अहमियत है। जैसे मान लें रात के 2 बजे और प्रोग्राम के लोग जाहिर है कि थक जाते हैं। अगर नकीब और नात ख्वां का कोऑर्डिनेशन अच्छा है और वो उस वक्त आते हैं अपनी हाजिरी पेश करने को, तो वो उस सोए हुए मजमे को जगाने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेशन जब अच्छा हो तो पता होता है कि ये नात ख्वां साहब यहाँ आलाप लेंगे तो नकीब साहब को यहाँ पढ़ना है, ये इस मौजू का शेर है तो नकीब साहब को इस मौजू का शेर पढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करती। अच्छा। अगर आपका सेटिंग सही नहीं है नकीब और नात ख्वां का, तो आप अक्सर देखेंगे कि नात ख्वां कोई और शेर पढ़ रहा है, नकीब साहब कुछ और ही एक्सप्रेस चला रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन तभी आपका मजबूत होगा, और प्रोग्राम में जब मजा आएगा जब दोनों की जान पहचान अच्छी हो, या जो है एक राब्ता रहा हो, तो प्रोग्राम सुनने वालों को भी मजा आएगा, दोनों को मजा आएगा। अब अगर आपका कोऑर्डिनेशन ही सही नहीं है तो नात ख्वां साहब उत्तर जा रहे होंगे, नकीब साहब दक्षिण जा रहे होंगे। लोगों को ऐसा मतलब लगता है कि होस्टिंग के नाम पर आप लोग ना मतलब रैपिंग भी स्टार्ट किए हो, इसकी क्या हकीकत है? आप लोगों को इसका आंसर दीजिए। बहुत से लोगों ने कमेंट के जरिए, मेरे बहुत सारे एल्बम्स पर मैंने किए हुए हैं, और बहुत मशहूर एल्बम्स हुए हैं, तो लोग करते हैं कमेंट। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है सरासर। अच्छा, मुझे इल्ज़ामों का जवाब देना नहीं पसंद, ये तो उन्होंने मोहब्बत में पूछ लिया तो बता दूं। रैपिंग एक अलग चीज़ है, और हम जो करते हैं वो तहत को ज़रा सा स्पीड के अंदाज में ले लेते हैं। जो लोग रिकॉर्ड करते हैं कलाम वगैरह, या जिनका स्टूडियो से अपना ताल्लुक़ है, उनको पता होता है
कि हर कलाम की अपनी एक बीट होती है। हाँ, बीपीएम कहते हैं हाँ, उसको। बीपीएम कहते हैं उसको। अब नाथ खां साहब जिस बीट में पढ़ रहे हैं, हाँ, अगर हम वहाँ स्पीड में, हाँ स्पीड यानी में हाँ, अब हम बिल्कुल ही स्लो जाएंगे तो वो मज़ा मर जाएगा। सही बोल। तो हम कलाम के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को तेज़ और स्लो करते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर आप इसे जहाँ पर मुझे पजीराई मिलनी चाहिए वहाँ कमेंट के जरिए जहाँ पर हौसला अफजाई होनी चाहिए कि अरे आपने एक अलग चीज़ की कोशिश की, तो वहाँ पर इस तरीके के इल्ज़ामात फेस करने पड़ते हैं। मगर ऐसा है कि अपने मायार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा हूँ मगर घास तो खाने से रहा। बीच में भाई आपकी कुछ क्लिप्स जो है वायरल थे, आप जो है कुछ कव्वालों के साथ में जो है आपके प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं और आप मतलब उन लोगों के ही साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं या मतलब आ रहे जा रहे हैं, तो इसकी क्या हकीकत है, इस बारे में ऑडियंस को आप आंसर दें भी। जैसा कि भाई हाँ, मेरे बहुत सारे क्लिप्स कव्वालों के साथ वायरल होते हैं। मैं पहले आपको मैं चीज़ बता दूं, मैं सिमा का कायल हूँ, कव्वाली में बैठता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और महमूद भाई भी जानते हैं कि हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमा के उर्स में हम सहन में बैठकर बड़े बड़े मशाइखीन के साथ हम सुनते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से मुझे बहुत मोहब्बत है और हज़रत अमीर खुसरो अलैहि रहमा से बहुत मोहब्बत है। तो यही वजह है कि मुझे कव्वाली से बहुत मोहब्बत है और यही निस्बतों की वजह से मैं कव्वालों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, और कोशिश करता हूँ कि मेरी जिन जिन कव्वालों से मुलाकात हो, जो इल्म मुझ तक मतलब बुज़ुर्गों का पहुँचा, मैं वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ। जितनी भी मेरी कव्वालों से मुलाकात या वीडियोज़ आप देखेंगे, वो ज़ाहिर है कि उसमें वॉइस तो ऑफ रहता है, तो वो हमारी बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है। और मेरी ख़ासकर मेरे, अब मैं कह ही दूँ, मैं जानता हूँ कि ये सवाल किसकी तरफ इशारा कर रहा है। मेरी जो है अनीस साबरी साहब के साथ बड़ी क्लिपें वायरल हुई है। तो भाई अनीस साबरी साहब के साथ मेरा घरेलू ताल्लुकात है। अच्छा, माशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि वो जिस तरीके से आला हज़रत अलैहि रहमा से अनीस साबरी की मोहब्बत है, अच्छा है वो जी, वो जो है मसाइल में जब भी वो अनीस साबरी साहब मुझे या किसी को भी हमारे करीबियों में से फ़ोन करते हैं मसाइल पूछने के लिए किसी भी हवाले से, तो उनका मसाइल पूछने के बाद सबसे पहला सवाल ये होता है कि यार भाई आला हज़रत ने इसके बारे में क्या लिखा है। ओहो, अच्छा जी, अच्छा, वाह। और एक नमाज नहीं छूटती उस बंदे की, अच्छा, दुरूद शरीफ का वजीफ़ा रहता है। वो जिस खानका से मुंसलिक है सीकरी शरीफ, और जो खानकाह वालों ने इनकी तरबियत की है वो नज़र आता है। वाह। तो यही वजह है। अच्छा, मेरी जिन भी कव्वालों से मुलाकातें हैं वो दीनी है और वो इश्क रसूल की बुनियाद पर है, इश्क अहले बैत की बुनियाद पर है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी क्लिप वायरल हो रही है, क्या हो रही है, मैं अलग मिजाज का बनता हूँ। जी जी, अच्छी बात है भाई। और आपका लाइक सबसे ज़्यादा वायरल ट्रैक कौन सा था? मेरा एल्बम के हवाले से पूछा? नहीं, आई मीन ओवरऑल, जो भी ओवरऑल। मेरा सबसे वायरल कलाम मैं कहूँगा मेरा बादशाह हुसैन। मेरा बादशाह हुसैन, जी, जो हमने साथ में किया था, महमूद भाई के, शबीर भाई भी थे। जी जी वो बहुत वायरल है और मैं समझता हूँ कि अक्सर लोगों ने उसे सुना है। जी जी, हाँ। तो अगर मैं ओवरऑल कोई एक कलाम को सिलेक्ट करूँ तो मेरा बादशाह हुसैन है। लाइफ का कोई मतलब ऐसा वाक़या, वो चाहे अच्छा हो या अच्छा ना हो, जो कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा? बुरी चीज़ें तो बहुत हुई है और मैं बुरी चीज़ें याद नहीं रखता। अच्छा और मैं लोगों से भी कहूँगा बुरी चीज़ें याद रखने की नहीं होती। अच्छा जी, आप बुरी चीज़ों को जितना याद रखेंगे डिप्रेस्ड रहेंगे, तो बुरी चीज़ों को याद नहीं रखना है। हाँ, अच्छी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बहुत है, बहुत ज़्यादा है, जो मेरे साथ हुई, जिसमें से कुछ मैं ज़िक्र नहीं कर सकता। मगर अगर एक चीज़ जो मैं ज़िक्र करूँ तो मेरे पीरो मुर्शिद हुज़ूर अमीन मिल्लत मद्दज़िल्लहुन नूरानी के सामने जो मुझे एक मौका मिला था शेर व शायरी सुनाने का, तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़ास पल मैं मेरे मुर्शिद के सामने जो मैंने हाज़िरी पेश की थी उसे मानता हूँ। क्या आप अपने बिजनेस को एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं? तो अब ये मुमकिन है। अब आप हमारे इस MRQ प्रोडक्शन के हर प्रोग्राम और स्पेशली पॉडकास्ट पर अपना एड चला सकते हैं, चाहे वो फुल स्क्रीन एड हो, एल शेप, स्क्रॉल या बैनर एड। हम आपके बिजनेस को वैसा ही हाईलाइट करेंगे जैसा आप चाहते हैं। अभी अपनी स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर हमसे राब्ता करें और आज ही अपने ब्रांड की रीच बढ़ाएं।
सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आई मीन स्टेज पर आप हो ओके और आई मीन आपकी लाइक होस्टिंग स्टार्ट है और कुछ अशार जो है ऐसे आए कि आप जो है इमोशनल हो गए और आप रोने भी लगे हो, ऐसा हुआ है आपके साथ? जी अच्छा, आया ऐसा लम्हा? हाँ, बहुत बार आता है। जैसा मैंने कहा कि मुझे अहले बैत से बहुत मोहब्बत है, वाह। तो जब कभी मैं सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा या सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र तसलसल के साथ करता हूँ तो आंखें भर आती है और वो क़ुरबानियाँ याद आती है जो अहले बैत अतहार ने इस्लाम के लिए दी है। तो हाँ, बहुत बार, मगर हाँ ज़्यादा नहीं। कभी आंसू आ जाते हैं तो फिर वो उस पर कंट्रोल नहीं रहता, वरना मैं ज़रा सा बचता हूँ अवामी तौर पर आंसू निकालने को। तो दो शेर उसके भी हो जाए, आई मीन जो भी अशार उस टाइप के हैं, इमोशनल हैं। मुझे एक शेर बहुत पसंद है, मैं कम पढ़ता हूँ मगर पसंद मुझे बहुत है। हिजाबो इस्मत से इज़्न लेकर मैं शान बिनते रसूल लिखूं, वाह। कलम के ऊपर नकाब देकर अदब से लफ्ज़े बतूल लिखूं। वाह। और सैयदा ज़ैनब के हवाले से मुझे जो बहुत पसंद है, इस्लाम का सरमाया ये तस्कीन है ज़ैनब, वाह। ईमान का सुलझा हुआ आईन है ज़ैनब, हैदर के खदो खाल की तज़ईन है ज़ैनब, शब्बीर है कुरान तो यासीन है ज़ैनब, वाह वाह वाह। ये गुलशने सादात की शादाब कली है, ततहीर में ज़हरा है तो तेवर में अली है। वाह वाह। इस तरीके के अशार मेरी पहचान है और मुझे बहुत पसंद है। जी जी, माशाल्लाह भाई। अच्छा, और ये आपके दांत जो हैं इतने ब्राउन क्यों हो गए भाई? जी बताइए। मुझे नहीं पता इसका जिक्र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मगर मैं एक डिस्क्लेमर के साथ जिक्र करूं कि भाई क्या चीज़? तंबाकू पान सेहत के लिए हानिकारक चीज़ है। देखिए अभी ऐसा बोल रहे। दूर रहें आप सब। हाँ, मैं चूँकि पान का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, अच्छा। तंबाकू खाता हूँ, जिसकी वजह से शायद दांत माशाल्लाह को ज़्यादा ही खूबसूरत है मेरे। तो चूँकि सफ़र जब रहता है, थकावटें जब रहती है, जागना जब होता है, तो ये चीज़ें मुझे हेल्प करती है जागने में। जी, तो ये मेरे अपने लिए है। आप लोग तंबाकू और ये इन चीज़ों से दूर रहें। ओके, खैर। और क्या आपको नात पढ़ने का शौक़ है? मैं बहुत शौक़ रखता हूँ, मगर मैं लोगों की समातों का ख्याल रखता हूँ कि मेरी ये पहाड़ी आवाज़ लोगों को एक अलग कैफियत में न डाल दे, तो मैं अवामी महफिलों में नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा। ये तो शायद आज मैंने 2 शेर पढ़ भी दिए, वरना मैं अकेले बहुत पढ़ता हूँ। अच्छा। अकेले तो मैं अपने आप को सबसे बेहतर मानता हूँ। अच्छा। तो मैं अकेले बहुत पढ़ता हूँ। हाँ, अच्छी बात है। और ये आपका स्टूडियो में फर्स्ट ट्रैक कौन सा था और आपने उसको कब रिकॉर्ड किया था? पहला स्टूडियो कलाम मुझे याद है, वैसे तो वजह शोहरत मेरा बादशाह हुसैन है, और जो नातखानी के बीच में शेर पढ़ने के हवाले से अगर मैं कहूँ तो वो पहला मेरा कलाम था। अच्छा। मगर एल्बम अगर मैंने पहला किया हो तो उस वक्त मैंने सैयद मिसबाहुल मुराद साहब का एक कलाम रिकॉर्ड किया था तहत में। अच्छा, हुसैन की सदा हुसैन हुसैन। अच्छा। तो वो मेरा पहला एल्बम। हाँ, ये आई थिंक शायद 18-19 की ही बात है, और हम लोगों के ही प्रोडक्शन से वो आपका वो वाला जो हुसैन है वो आउट हुआ था। 2020 में जो है हम लोगों के प्रोडक्शन के ही उससे एक एल्बम आया था, सुन्नी मिलाद क्यों ना मनाए। उसके अंदर और भी सब आर्टिस्ट थे और आप भी थे, तो उसका क्या एक्सपीरियंस आपका था और लाइक उसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को जो है बताइए। सुन्नी मिलाद क्यों ना मनाए, ये कोई पहला ऐसा मौका था जब इंडियन ना इतने सारे बड़े चेहरे, मशहूर चेहरे एक साथ जमा हुए थे, और मैं भी उसमें सिर्फ शामिल नहीं था, मैं मशवरे में भी शामिल था, और तो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं समझता हूँ कि वो पहली कोशिश थी इंडियन नातखाओं की कुछ एक अलग करने की, और वो कामयाब भी रही। अच्छा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सब अलग अलग जहनियत के लोगों से मिलना और उनके साथ काम करना, और बहुत कुछ सीखने का भी मौका रहा, और बहुत लोगों ने हमसे भी बहुत कुछ सीखा होगा। जी, तो अच्छा रहा। होस्टिंग ऑन स्टेज प्रोग्राम में या होस्टिंग ऑन आई मीन इन स्टूडियो में, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? बहुत ज़्यादा डिफरेंस। अच्छा। बहुत ज़्यादा। स्टूडियो में मुश्किल है
होस्टिंग करना। क्यों? जब आप आदी हो जाएंगे अवाम की वाह के, वाह वाह। दादो तहसीन के, जी जी। उनके जो है उनकी पजीराई के, हम्म। और मैं आपको एक ऐसी जगह बिठा दूं जहां इंसान नहीं हो, सिर्फ कैमरे हों रूम के अंदर यार, रूम के अंदर, जी जी। और फिर वहां आपको शेर पढ़ना है या डायलॉग्स उस तरीके से यूज करने हैं, तो भाई वहां तो कोई वाह भाई नहीं है। और वहां वो आपके एक्सप्रेशंस हर तरफ से रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। जी जी। बिल्कुल आंखें खुली रहनी चाहिए, मुस्कुराहट लब पे रहनी चाहिए, और फिर ये फील करके पढ़ना है कि हम हज़ारों लोग को सुना रहे हजारों हैं। लोग सुन रहे हैं। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो स्टेज पे तो माशाल्लाह शेर की तरह दहाड़ते हैं, मगर जब वो स्टूडियो आते हैं तो खामोश हो जाते हैं। तो स्टूडियो एक अलग दुनिया है, स्टेज एक अलग दुनिया। और आपने हमारा जो ये MRQ प्रोडक्शन है, इसके अंडर भी आपके एल्बम्स आए हैं, ओके। तो फिर आपका हमारे इस प्रोडक्शन के हवाले से क्या रिव्यू है, इस आप हमें बताएं। MRQ प्रोडक्शन के बारे में मेरा तासुरात, पहला तो ये कि उन्होंने काम बहुत अच्छा शुरू किया था और नई चीज़ करने की चाह थी। हत्तल इम्कान इन लोगों की कोशिश रहती थी MRQ वालों की कि कुछ नए कॉम्पोजिशन पे काम किया जाए या उन मौजू पर कलाम बनाए जाए जिन मौजूआत पर आमतौर पे कलाम नहीं है। तो अच्छा रहा, वो कोशिश भी बहुत काबिल ज़िक्र थी। और बिल्कुल ही मैं तो अब ये समझता हूँ कि जो MRQ प्रोडक्शन जिस तरीके से हर एक ओकेजन पर इस्लामिक ओकेजन पर कुछ ना कुछ एक बहुत अच्छा रहता था। अब जाहिर है कि हमारे महमूद भाई यहाँ दुबई में शिफ्ट हो गए हैं, तो हर एक की अपनी मसरूफियत और ज़िंदगी के अपने पड़ाव रहते हैं। तो मेरी यही बेस्ट विशेज़ हैं इंशाल्लाह। और एक चीज़ और भी है जो मैं आपको और हमारे ऑडियंस को जो है क्या बोलते हैं बता दूं, कि हम लोगों का जो प्रोडक्शन जो है ना, ये मीन्स ये हम लोगों का एज अ इंटरेस्ट और हॉबी है, और ये हम लोगों का लाइक मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो हम लोग जब फ्री होते हैं ना, तो उस टाइम पे ही हम लोग इस पर आते हैं, और फिर कुछ मतलब प्लानिंग होती है हम लोगों की। मैं हूँ और हमारे हसन भाई है, फिर प्लानिंग होती है और फिर मतलब एल्बम्स आते हैं। तो ये ऐसा चलता है। हाँ, तो भाई आप MRQ प्रोडक्शन को जो है फ्यूचर के लिए क्या सजेशन देंगे? MRQ प्रोडक्शन फ्यूचर में यही नया ला सकता है जो अभी हमारे साथ कर रहे हैं। ये टॉक शोज नयापन हो सकते हैं, और क्विज के हवाले से जो इस्लामिक क्विज वगैरह उस पर काम किया जा सकता है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि नात खानी के जो भी कंपटीशन अब तक रहे हैं, हाँ। वो इलाकाई रहे हैं या सूबाई रहे हैं, यानी स्टेट वाइज या शहर वाइज। तो भाई आप मुल्क वाइज करें। हाँ, तो हुआ है ना। ऑनलाइन नहीं। अच्छा। ऑनलाइन की मैं बात ही नहीं। लोग सिंगिंग के शोज को देखते हैं। तो अब तक मुझे ये फील्ड इंडिया में खाली नजर आती है। में तो स्पॉन्सरों से भी गुजारिश करूंगा, भाई साहब जरा इस तरफ तवज्जो दें और कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाए कि जिसमें फिजिकली लोग हाजिर हों। और भाई जहाँ पर हमारे कौम के स्पॉन्सर जो है बड़े बड़े एक्टरों को और मूवी स्टारों को पैसा दे के स्पॉन्सरशिप देते हैं, भाई आप हमसे रब्ता करें। हम नात खानी का कोई एक शो बनाएंगे, अच्छी स्क्रिप्ट लिखेंगे, आप इधर पैसा दें ताकि आपको दीन का भी कुछ जो है दीन के हवाले से भी कुछ सवाब हासिल हो। प्रोग्राम के हवाले से इंडिया में आपका कौन से स्टेट्स में जो है सबसे ज़्यादा जाना होता है? उड़ीसा जाता हूं। अच्छा। और गुजरात तो अपना स्टेट है, तो आपका ऑलमोस्ट महाराष्ट्र जाना होता है मेरा। अच्छा होता है। जी। और बहुत सारे हैं, मतलब मैं इस तरीके से तो याद आपको नहीं कह पाऊंगा कोई गिनती। गुजरात, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये कह सकते हैं कि ज़्यादा मैं सफ़र, और दिल्ली। जी जी, अच्छी बात है। और आउट ऑफ इंडिया? प्रोग्रामी हवाले से आउट ऑफ इंडिया नेपाल गया हूँ, जिसको आप देश के तौर पे शायद देखें ना देखें, मगर हाँ बहुत साल पहले हमने नेपाल में प्रोग्राम किया था, बॉर्डर के करीब। जी। अच्छा। तो नेपाल गया हूँ। और फिर अभी ये भी तो है भाई, दुबई जाना हुआ है, और अभी हम दुबई में ही हैं, तो जाता रहता हूँ। प्रोग्रामी हवाले से जी जी नेपाल ही मैं कहूँगा। इंटरनेशनल कौन से आर्टिस्ट के साथ में आपने मतलब स्टेज शेयर किया या उनकी होस्टिंग की? इंटरनेशनल आर्टिस्ट में मैंने होस्टिंग भी की है और स्टेज भी शेयर किया है। अच्छा। जनाबे निसार मारफानी साहब, जी जी, जो आलमी शोहरत याफ्ता नात खां हैं, मुझे उनके साथ स्टेज शेयर करने का भी मौका मिला और उनकी होस्टिंग का भी मौका मिला।
और मैंने इंटरनेशनली लोगों में मशाइखीन में उनका जिक्र आता है, हुज़ूर गौस पाक की बारगाह से उनकी निस्बत है, हज़रत शेख हाशिमुद्दीन गिलानी, जी जी, तो उनकी भी होस्टिंग करने का शरफ़ हासिल है माशाल्लाह। और उनके साथ भी स्टेज शेयर करने का शरफ़ हासिल है। ये दो, अगर आउट ऑफ इंडिया के हवाले से आप आउट पूछ ऑफ रहे हैं इंडिया तो ये दो लोगों के साथ मैंने शेयर किया। माशाल्लाह। क्या आपने कोई टीवी पर होस्टिंग की है? जी, मैंने टीवी चैनल पर, अब वो सैटेलाइट पे वो चैनल है कि नहीं मेरे इल्म में नहीं है, अच्छा चैनल पर मुझे होस्टिंग का अच्छा अच्छा अच्छा। शरफ हासिल है। जी 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 जी, और आप- वो टीवी का चैनल था और बहुत मकबूल चैनल था। जी, मुझे अब नहीं पता कि वो टीवी पर है या नहीं। एक्टिव है या नहीं? हाँ, क्योंकि उस टीम से कोई राब्ता नहीं रहा। जी जी। तो जी, मैंने टीवी के लिए भी काम किया है। और भाई आपके हिसाब से जो है आदाब महफिल क्या है? आदाब महफिल क्या है? बहुत से आदाब महफिल है। माज़रत के साथ जो हमारे दीनी प्रोग्राम होते हैं, मेरा दिल जल जाता है जब मैं स्टेज पे जाता हूँ, चूँकि नक़ीब हूँ तो पहले ही जाना होता है और प्रोग्राम के आखिर तक रहना होता है। निज़ामत एक ऐसी फील्ड है जिसके दर्द को लोगों ने नहीं समझा। अच्छा, जी, ऐसे प्रोग्राम में सबसे पहले जाने वाला नक़ीब होता है, एंकर, और प्रोग्राम आखिर के में सबसे आखिर में उठ के जाने वाला भी नक़ीब और एंकर होता है। उसको प्रोग्राम को संभालना भी है, लोगों को जमा भी करना है और एक खतीब को, एक नातख़ां को जिंदा मजमा करके देना है। वो अपने वक्त पे आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे। इसको फिर खड़ा होना है, फिर नई मेहनत करनी है। और फिर नक़ीबों को इसका अजर क्या मिलता है कि कोई खतीब आता है, नक़ीब को 2 बातें सुना के चला गया, कोई नातख़ां आता है, नक़ीब को 2 बातें सुना के चला गया। उन खतीबों को, उन नातख़ाओं को सोचना चाहिए, जिस नक़ीब के ऊपर आप जुमले कस रहे हो या ये कह रहे हो कि ये फेकम फाक करता है, ये मुबालगे करता है, साहब वही नक़ीब और एंकर होता है जो आपकी तारीफ़ करके लोगों को आपके लिए तैयार करता है। वही नक़ीब और एंकर होता है जो आपके आने से पहले लोगों को बताता है कि फ़लाँ साहिब आने वाले हैं, फ़लाँ हज़रत आने वाले हैं, फ़लाँ शायर साहब आने वाले हैं। जहाँ पर नक़ीबों की पजीराई होनी चाहिए, वहाँ कोई भी साहब आता है, नक़ीबों को खटखटाता है, चला जाता है। साहिब, अगर नक़ीब अच्छी मेहनत न करे ना तो जलसे कामयाब नहीं होते। तो अगर हम किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम नक़ीबों को इस तरीके से बेइज्जत भी ना किया जाए। हाँ भाई, और आपके हिसाब से एक मकबूल होस्ट और एक मशहूर होस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए, कामयाब नक़ीब वो होता है जो बहुत मशहूर है, सोशल मीडिया पर रील्स वायरल हैं, अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, सेल्फी की भीड़ है और लोग उसको फॉलो करें, ये कामयाब नक़ीब है। कामयाब नक़ीब। एक मकबूल नक़ीब वो है जो अहले इल्म में मकबूल हो, मशाइखीन की नज़र में मकबूल हो, शौरा की नज़र में मकबूल हो, और जब वो पेश करे, जो भी हाज़िरी अपनी पेश कर रहा हो, तो अवाम पर एक वजदाना कैफियत तारी हो जाए, लोगों का दिल वो अहले बैत से जोड़ दे, हुजूर से जोड़ दे, और उसके जो है जुमलों पर, उसके इंतखाब शेरी इंतखाब पर मशाइखीन और उलमा दाद दें, तो फिर वो मकबूल है। वाह 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 भाई। और होस्टिंग से आप दीन की खिदमत कैसे कर रहे हैं? मुझे नहीं पता इस बारे में कि मैं कितनी दीन की खिदमत कर पा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, अल्लाह ही जाने इस बारे में, मगर हाँ, दीन की खिदमत मैं किस हवाले से इस फील्ड में कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अहले बैत की मोहब्बत को लोगों के दिलों तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये भी दीन की खिदमत है। दीन की खिदमत तो हाँ, मैं अहले बैत अतहार की मोहब्बत लोगों तक बांट रहा हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी खिदमत है। वाह वाह भाई। और होस्टिंग के अलावा क्या आप कोई मतलब जॉब या बिजनेस भी करते हैं या ओनली होस्टिंग करते हैं? होस्टिंग के अलावा जॉब तो नहीं करता मैं, बिजनेस कह सकते हैं छोटा सा। जैसे मैंने पहले कहा कि मैं वॉइस डबिंग, अच्छा, हाँ, वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर हूँ, तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारे एड में अपनी वॉइस मैं देता हूँ। अच्छा, और हाँ, वो मेरा अपना एक पूरा सेक्शन है। तो हाँ, मुझे एज अ वॉइस आर्टिस्ट काम करना पसंद है और मैंने बहुत काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान से लेकर हॉलैंड तक मैंने जो है डॉक्यूमेंट्री की फाइलें दी है उसमें दी है। जी, तो ये मेरा काम है। माशाल्लाह। और शादी का क्या इरादा है आपको, मतलब करना भी है या नहीं? बताइए बताइए। अब आपकी तो मेरी उम्र वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है। आपकी एज है क्या वैसे? 26 साल मेरी उम्र है। अच्छा। और हमारे वहाँ लोग 30-30 साल
32 साल में शादी करते हैं, तो अभी कोई ख़ास इरादा नहीं है मेरा अच्छा। शादी का। और हम जैसे बेतरतीब लोगों को संभालना भी बहुत मुश्किल होता है, तो मैं जो है किसी के बेतरतीब लिए बहुत बहुत बेतरतीब हूँ मैं। अच्छा। तो जाहिर है कि मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने जिसकी किस्मत में जाना है उसके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जानी है। तो मेरा अभी तो कोई इरादा नहीं है, मगर अल्लाह जो फजल फरमाएगा तो इंशाल्लाह हुजूर की सुन्नत है, ज़रूर अदा करेंगे। चलिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगी आपकी भी। खैर, तो आपकी अब तक की सबसे यादगार महफिल कौन सी रही? यादगार सबसे यादगार महफिल वो अवामी नहीं थी अच्छा। जी, हाँ तो फिर वो हमारी एक सादात में से हैं, और हमारे वहाँ सादात के लिए जो है बहुत अहमियत और इज़्ज़त का मकाम है, और उन्हें मैं सैयदा माँ कहता हूँ। अच्छा। जी, हमारे वहाँ सादात के लिए ये तसव्वुर है कि वो माँ के दर्जे पर है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे लोगों का नहीं पता। तो उनके वहाँ एक महफिल थी शेर व शायरी की, और मैंने कुछ कलाम पढ़े थे। तो उनके शौहर वो भी बहुत दीन की खिदमत कर रहे हैं, अच्छा। और वो जो हमारी सादात माँ हैं, चूँकि मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, तो उन्होंने प्रोग्राम के बाद वो जो बैठक थी शेर व शायरी की, उसके बाद वो मदीना शरीफ जा रहे थे। अच्छा, तो माशाल्लाह। उन्होंने कहा कि ज़ीशान भाई आपके लिए क्या लाएं? तो मैंने ऐसे हाथ जोड़ के कहा, आप सादात हैं, आप हुजूर का खून हैं, आप सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की शहज़ादी हैं, दुआ कीजिएगा कि रमज़ान में मेरी हाज़िरी हो जाए। आहा। मेरा बस इतना कहना था। और सैयद सखी होता है, बादशाह होता है, सैयद बादशाह है हमारी नज़र में, सैयद सखी है। उन्होंने इतना सुना, मेरी माँ ने, वो अपने घर जाती हैं और कुछ दिनों के बाद एक रकम मेरे हाथ में अपने शौहर के ज़रिए भिजवाती हैं, ओहो। और कहती हैं कि भाई से कहिएगा कि मदीना शरीफ की ज़ियारत पे चला वाह जाए। वाह वाह, क्या बात है। तो सादात की ग़ुलामी ने बहुत कुछ दिया है। तो ये एक यादगार पल था यादगार कि महफिल। जब मैं शेर व शायरी के ज़रिए मदीना शरीफ पहुँच गया। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। और होस्टिंग के लाइन में जो भी न्यू लोग आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या पैगाम है? नए आने वाले लड़कों के लिए भाई मैं कोई मशाइख नहीं हूँ कि नसीहत करूँ। बेतरतीब इंसान हूँ, बेमायार इंसान हूँ, अपनी ज़ात तो कुछ नहीं है। लोग मुझे नसीहत करें, मैं किसी को नसीहत करने के काबिल नहीं हूँ। सब मेरे से बड़े हैं। मैं हुजूर के हर उम्मती को खुद से बड़ा जानता हूँ। मैं अपनी फील्ड में भी सबको खुद से बड़ा मानता हूँ। अच्छा। मैं हर आशिक रसूल की जूती को अपने सर पे उठा लूँ तो मैं किसी को नसीहत करने लायक नहीं हूँ। मैं बेतरतीब इंसान, बेमायार इंसान, अपनी धुन में जीने वाला इंसान किसी को क्या नसीहत करेगा? नसीहत नेक लोगों का काम है, नसीहत पारसा लोगों का काम है, नसीहत शरीयत पे 100% अमल करने वाले लोगों का काम है। तो ये उन्हीं को ज़ेब देता है। हम जैसे निकम्मे नाकारे नसीहत के लायक काम, तो मेरी कोई नसीहत नहीं है। जी जी, ओके भाई। और ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक जो आपने स्टेज से सीखा, उस बारे में बताएं। हाँ, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक जो मैंने स्टेज से सीखा, खुद को सेपरेट रखें। अच्छा। जी, खुद को जितना महदूद रखेंगे, लोगों से दूर रखेंगे, उतनी आफियत है। अच्छा। और चीज़ों को शो ना करें ज़्यादा, सफ़र या वॉटेवर जो भी है। मतलब आप प्राइवेट रहें, बेस्ट रहें, आराम से रहें। जहाँ आप आम हो गए, वहाँ आपके लिए ज़रा सा टफ चीज़ें हो सकती है। अच्छा। तो मैं पर्सनल प्रोफेशनल दो अलग लाइफ है। अलग लाइफ है। जी, तो मैंने यही सीखा है कि प्राइवेट रहें, खुश रहें। माशाल्लाह। तो नाजरीन, ये थे हमारे आज के ख़ास मेहमान आली जनाब ज़ीशान बरकाती साहब। और आज का हमारा जो ये एपिसोड हुआ है वो थोड़ा सा लॉन्ग भी हो गया, तो आई होप कि आप हजरात को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप हजरात इस वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह इसके शॉर्ट क्लिप्स भी अपलोड होंगे, तो आप हजरात उसको भी देखिएगा और शेयर कीजिएगा। MRQ प्रोडक्शन पर इंशाल्लाह और भी इस्लामिक प्रोग्रामात स्टार्ट होने वाले हैं, और इंशाल्लाह बहुत ही जल्द सिंग फ्रॉम होम का सीज़न 3 भी अनाउंस होने वाला है और आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
सल्ले अला 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 सल्ले अला। क्या आप अपने बिजनेस को एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं? तो अब ये मुमकिन है। अब आप हमारे इस MRQ प्रोडक्शन के हर प्रोग्राम और स्पेशली पॉडकास्ट पर अपना एड चला सकते हैं, चाहे वो फुल स्क्रीन एड हो, एल शेप, स्क्रॉल या बैनर एड। हम आपके बिजनेस को वैसा ही हाईलाइट करेंगे जैसा आप चाहते हैं। अभी अपनी स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स पर हमसे राब्ता करें और आज ही अपने ब्रांड की रीच बढ़ाएं। हज, उम्राह या जियारत का इरादा है? अल फलाह गोवा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ करिए मुकद्दस सफर पूरे इंडिया से। बगदाद, करबला हो या मस्जिद अल अक्सा, हम देते हैं बेहतरीन पैकेजेस। मदीना शरीफ में निकाह पैकेजेस और उम्रा ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। एक्सपीरियंस रहबर और बेहतरीन किट के साथ आज ही अपनी स्लॉट बुक करें। जल्दी राब्ता करें। हम्द, नात, मनक़बत, दुआ वगैरह हाई क्वालिटी ऑडियो और 4K क्वालिटी वीडियो स्टूडियो एल्बम रिकॉर्ड करवाने के लिए अभी महमूद RQ प्रोडक्शन से राब्ता करें। सल्ले अला 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 सल्ले अला।